के इलेक्ट्रिक की नाअहली है, कराची के अवाम कुर्बानी का बकरा बनने पर है मजबूर। ये वेस्ट हमारे पास इतना मौजूद है कराची के अंदर, सारा का सारा डंप हो रहा है, उसको कन्वर्ट नहीं किया जा रहा। ऑब्वियसली वो तो चाहते होंगे, लेकिन उनकी हुकूमत की तरफ से कहा गया कि नहीं, हमारा कोई बंदा नहीं जाएगा। रेडी? हाँ रेडी, आराम से ओ हमारा ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हम लिक्विड जो ले रहे हैं उनकी भी साइड इफेक्ट्स हैं। पहला मिथ, गुड़ चीनी से बेहतर है। नहीं, रोशनियों के शहर में तारीकी के अंधेरे, कराची के अवाम बिजली को तरस गए कि इलेक्ट्रिक बिजली के मसाइल हल करने में बुरी तरह नाकाम। 1 मेगावाट बिजली भी पैदा न कर सका। अलजमी ग्रुप सिर्फ 9% शेयर्स के बावजूद के इलेक्ट्रिक पर काबिज। सालाना 200 अरब सब्सिडी मिलने के बावजूद इदारा अलजमी ग्रुप की वजह से बंद इंतजामी और नाअहली का शिकार है। सियासी माहौल में सर्द माहौल बरकरार। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात खत्म होने के बाद भी स्पीकर कौमी असम्बली पुरमीर अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियां तहलील ना करने का फैसला कर लिया, मगर PTI ने एक बार फिर एहतजाज की कॉल दे दी। क्या इस्लामाबाद एक बार फिर मैदान जंग बनने जा रहा है? बात होगी प्रोग्राम में। भारत का खेल से खिलवाड़, चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट करने की तमाम कोशिशें नाकाम। स्टेडियम के अपग्रेडेशन के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वीडियो से करारा जवाब। मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तान की तैयारियां, इसके हवाले से होगी आज प्रोग्राम में बात। ट्रंप ने अपना एक और वादा पूरा कर दिखाया। चीन, कनाडा और मैक्सिको से दरामद अशिया पर टैरिफ आयद। कनाडा और मैक्सिको का भी तरकी जवाब, अमरीकी अशिया पर टैरिफ लगा दिया। चीन का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। टैरिफ का निफाज आलमी तिजारती तंजीम में कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करता है। और अजरबैजान की सरजमीन पर पाकिस्तानी परचम सरबुलंद। निसार अहमद ने वर्ल्ड कॉकेशियन बैटल चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। पाकिस्तानी किक बॉक्सर स्टार निसार अहमद खान आज होंगे दुनिया बोल है में मेहमान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सोनिया सुंदर। आप देख रहे हैं बोल न्यूज और प्रोग्राम दुनिया बोल है। मैं हूं सैयद फैसल करीम। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो चलिए आज के प्रोग्राम को आगाज़ हम करते हैं। वैसे तो हम सियासत से आगाज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आज एक बहुत ही अहम मामला है जो कि मुझसे और आपसे जुड़ा हुआ है, हम सबसे जुड़ा हुआ है। कराची के जितने लोग हैं उन सब से जुड़ा हुआ है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की नाअहली है, कराची के अवाम कुर्बानी का बकरा बनने पर है मजबूर। ये इदारा हुकूमत की 200 अरब रुपए की सब्सिडी के बावजूद 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं कर सका है और कम शेयर होल्डर्स वाले कराची इलेक्ट्रिक में इंतजामी उमूर पर काबिज हैं। अलजमी ग्रुप के पास के इलेक्ट्रिक के सिर्फ 9% शेयर्स हैं। लिसन टू इट, सिर्फ 9% शेयर्स हैं। इस ग्रुप ने 2009 में इंतजामी उमूर अपनी नाअहली की वजह से अबराज ग्रुप के हवाले किए, और जब सवाल जवाब हुए, जब इनसे शेयर होल्डर्स के हवाले से भी बात हुई, तो इन्होंने अपनी तमाम तर जो परफॉर्मेंस है वो भी शेयर करने से इनकार कर दिया। 200 अरब रुपए की सब्सिडी और उसके बावजूद 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं कर सके। और अब फाइनली इस पे बात होना शुरू हो गई है। बहुत से लोगों ने इस पे बात भी करने की कोशिश की कि वी वांट टू बाय दिस, लेकिन वो नहीं हो सका। उसके आड़े बहुत सारी रुकावटें खड़ी की गई हैं और कराची के जो आवाम है, जो बिजली को तरसते हैं, और अभी तो देखें सर्दियाँ हैं, कहा यह जा रहा है कि ये जो साल होगा वो बड़ा गर्म साल होगा। तो इस मामलात में जब कराची के लोग अभी पंखा लाइट चला भी नहीं रहे हैं इतना ज़्यादा, तो उसके बावजूद 15 से 20 हज़ार के बिल राइट नाउ आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। वैसे फैसल, अगर बिजली की बात की जाए तो ये अभी कोई नया मसला नहीं खड़ा हुआ हुआ। ये काफ़ी अरसे से मसाइल बिजली के चले चले आ रहे हैं और हम उसको सीरियसली ले नहीं रहे। अभी इस साल जो गर्मी पड़नी, यानी कि क्लाइमेट चेंज, उसका भी रोना हम रोते आ रहे हैं कि जी क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज है, गर्मी ज़्यादा पड़नी है। तो मेरे ख्याल से जो प्रायोरिटी पे होने वाले काम है ना, उसमें से एक बिजली है। बिजली है, बिजली के टैरिफ्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तो हमारी सर्दियों में खपत कम है। जब गर्मियों में इसकी खपत ज़्यादा होगी और जब हमारी डिमांड ज़्यादा होगी और उतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं होगी, हमें हमेशा डिमांड और सप्लाई के गर्दाब में ही फंसा के रखते हैं। तो जब डिमांड नहीं होगी और जब सप्लाई जो है वो आप नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या कर रहे होंगे। अब्दुल हफीज़, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा हमारे साथ मौजूद। हफीज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हफीज़ साहब, आप और इसमें देखें, अब
अब ये बात नहीं है कि इसको बिल्कुल सीधी बात रखनी चाहिए, चाहे मुत्तहिदा कौम मूवमेंट हो कि जमात इस्लामी हो, हर कोई अपने अपने वक्त में के इलेक्ट्रिक पे आवाज़ उठाता रहे। लेकिन अब ये एक नई चीज़ जो सामने आई है, मैं चाहूँगा इस पर सबसे पहले तो बीइंग एन अवामी नुमाइंदा आपके क्या जज्बात हैं, क्या तासुरात हैं? 200 अरब रुपए की सब्सिडी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसमें 1 मेगावाट बिजली भी हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो के इलेक्ट्रिक के मामलात हैं ये इतने गंभीर हैं कि इसको कोई फर्द या अफराद उन्होंने ऐसा सेटअप तैयार किया है जिसके नतीजे के अंदर कराची के लोगों को बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। एक तो इन्होंने मनमानी की है रेट्स के अंदर, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेट्स इनके हैं। दूसरी बात इनकी ये है कि ये लोड शेयरिंग अपनी मर्जी से करते हैं। अभी इस वक्त की इंडस्ट्री को तबाह करने में इनकी बुनियादी तौर पे कि इलेक्ट्रिक जिम्मेदार है, और इसी तरीके से उनके पास ये अथॉरिटी आ गई है और उसके ऊपर वो किसी सूरत के अंदर भी मैं समझता हूँ कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर कोई काम नहीं करती। ये पब्लिक यूटिलिटी का इदारा है और इस इदारे को मैं समझता हूँ कि अवाम के मफाद में इसके ऊपर पूरी इसके साथ जो एग्रीमेंट्स हैं, इसके जो मामलात हैं, उसके लिए मैं तो सजेस्ट करता हूँ बार बार एक कमीशन बनाना चाहिए। वो कमीशन इसके सारे मामलात को चेक करे और हुकूमत को एडवाइस करे कि इस वक्त क्या करना चाहिए। आज हमारी इंडस्ट्री इनकी वजह से बंद है, आज हमारे लोग इनकी वजह से परेशान हैं। ये जिस अंदाज में चला रहे हैं कि इलेक्ट्रिक को, इसके ऊपर तो कोई बड़े अमीर किस्म के फैसले होने चाहिए। वैसे हफीज़ साहब, बिजली के मसाइल तो अभी से हैं नहीं, ये सालों से हम इसी तरीके से देख रहे हैं। रमज़ान आता है, ईद भी हो, तब भी लोड शेडिंग जो है वो जारी रहती है। आपने कहा कमीशन बनानी चाहिए, देखना चाहिए, तो ये कमीशन, ये सारी चीज़ें पहले से क्यों नहीं हो गई? ये मसला नया तो है नहीं, क्योंकि कमीशन बन नहीं पाई इसलिए सूरत हाल और मज़ीद जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तो ये स्टेप पहले नहीं उठा लेना चाहिए था? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि ये तो के इलेक्ट्रिक एक ऐसे ही, मैं तो इसको कहूँगा एक ऐसा इदारा हो गया है जो हमारा दर्द सर है। इसका एक मसला नहीं है, ये इतने मल्टीपल इश्यूज में इन्वॉल्व है। जिस अंदाज के अंदर इन्वॉल्व है, लोगों को उनके हुकूक से डिप्राइव करते हुए, इस सारी सूरत हाल को देखना तो होगा ना। इसको देख के इसके लिए तो मुस्बत ठीक फैसले भी करने पड़ेंगे। और तो इसमें आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं, इन्होंने अभी जो हेलो जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए, आप सब्सिडी के हवाले से कुछ कह रहे थे। अभी इन्होंने जो लेटेस्ट टैरिफ के ऊपर अपना टैरिफ को चेंज करने के लिए फिर रेट बढ़ाने और उसके लिए इन्होंने एक पूरा डोजियर पैमरा को दिया है। पैमरा चेयरमैन का मैं बड़ा मशहूर हूँ, वो इस सारे मामलात के अंदर वो खुद दिलचस्पी ले रहे हैं और वो चाहते हैं कि कराची के लोगों को इन मसाइल से निकाला जाए। वसीम मुख्तार साहब बहुत ही दिलचस्पी ले रहे हैं और वो इस पे काम भी हो रहा है। मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ इस सारी सूरत हाल के अंदर चीज़ें साफ होकर सामने आ जाएंगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और हफीज़ साहब, इसमें एक चीज़ और ये भी है कि हम महंगी बिजली बनाते हैं, महंगी बिजली बेचते हैं, बिजली तो बना ही नहीं रहे, तो जो एग्जिस्टिंग बिजली है उसी को महंगा करे जा रहे हैं हम। तो हफीज़ साहब, वक्त नहीं आ गया है अब कि हम उन काबिल तजदीद तवानाई के हुसूल की जानिब जाएं कि जहाँ पे दुनिया जो है वो हवा, पानी और पता नहीं किन किन ऐसी अशिया से जो पायदार हैं और जो क्लीन भी हैं उनसे बिजली बना रही है, और हम वी आर लैगिंग बिहाइंड अ लॉट। बिल्कुल। अब देखिए, हमारे पास हमारे पास 16,000 टन का वेस्ट है दुनिया के अंदर। मैं दुबई के अंदर और सऊदीया के अंदर देख कर आया हूँ कि वो उस वेस्ट से वो गैस बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं। उस वेस्ट से वो फैक्ट्रीज के लिए कोयले की जगह एक नई प्रोडक्ट मतलब बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं, जिससे मतलब वो काम होता है। ये वेस्ट हमारे पास इतना मौजूद है इस कराची के अंदर, सारा का सारा डंप हो रहा है, उसको कन्वर्ट नहीं किया जा रहा। ये सारे सोलर और उसके अलावा बात कर रहा हूँ विंड पावर के अलावा। मैं कहता हूँ कि इन सारे इश्यूज के ऊपर काम होना चाहिए और इस मामले को
हुकूमती तमाम हुकूमत, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी बड़ी सख्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपार्ट फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट। सही। 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एम्पावर्ड है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है हफीज़ साहब, आपने अभी तस्करा किया हठधर्मी का। ये जो इस वक्त करंट जो सिचुएशन बनी है, अलजमी ग्रुप के पास जो तमाम तर इस वक्त वो द होल एंड सोल पार बना हुआ है। अब जब इनसे मांगा गया तफसीलात उनको फ़राहम करनी थी SCCP को, तो वो उन्होंने तफसीलात फ़राहम नहीं की है। तो इस हालत में कि जब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान तक को डिटेल्स फराहम करने में आप, और मैं इसको नाकाम नहीं कहूँगा, इसको ये नाकामी नहीं है, ये हठधर्मी है बेसिकली। तो इस सिचुएशन में अब आपको नहीं लगता कि अब पानी जो है वो बहुत ऊपर से गुजर रहा है और अब एक्शन ले लेना चाहिए? बिल्कुल ले लेना चाहिए, बिल्कुल। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, आप ठीक बोल रहे हैं। इस वक्त एक्शन का वक्त है। लोग यहाँ पे देखिए, मैं आपको साइट इंडस्ट्रियल एरिया जो है, ये साइट का पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे 1992 के अंदर 21 लाख लेबर होती थी, 21-22 लाख लेबर होती थी। आज आपको पता है इस एरिया के अंदर 2 और 2.5 लाख लेबर नहीं काम कर रही। जी हाँ। फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। पानी का मसला है, बिजली का मसला है, और बेसिकली बिजली का मसला है। पानी का मसला भी, पानी आता है तो बिजली गायब होती है, बिजली होती है तो पानी नहीं होता। दोनों इदारों को मैंने बिठा के कई मरतबा इस सारे मसले के ऊपर इनसे मीटिंग कराई है, शेड्यूल बनवाया है। आप यकीन कीजिए किसी चीज पे अमल नहीं होता। चलें, दुआ करते हैं कि कोई हो जो कि हुकूमत से उठे, जो कि हुक्काम बाला से उठे और लगाम डाल सके। MQM पूरी तरीके से उठी हुई है। MQM इस मसले पे काम कर रही है, और मैं आपको कहता हूँ, हम जो काम कर रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब, खालिद साहब जो काम कर रहे हैं, इन कामों के नताइज आपके सामने इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ज़रूर जल्दी आएंगे। बहुत शुक्रिया हफीज़ साहब, और उम्मीद करते हैं वो गर्मियों से पहले आ जाए, क्योंकि अभी ही टैरिफ जब बढ़ने की बात हो रही है और अभी ही कोई इदारा अपने आप को अगर अकाउंटेबल नहीं समझता है, तो आगे आप देख लें फिर क्या मामला हो सकते हैं। मुझे ये है फैसल कि कोई तो एक्शन प्लान हो, मतलब कुछ तो आप करें और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करें। हमारे यहाँ एक्शन के प्लान्स तो बड़े बड़े बनाए जाते हैं और बहुत ढंढोरा भी पीटा जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली प्लान्स तक ही महदूद रहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। अब खैर वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और अब कुछ बात हो जाए क्रिकेट की। फरवरी के आगाज के साथ ही क्रिकेट फैंस की धड़कनें मजीद तेज हो गई हैं, ऐसा है कि नहीं? एब्सोल्युटली। एक जानिब चैंपियंस ट्रॉफी है और उससे पहले द ट्राई सीरीज़, सैफ अफ्रीकी सीरीज़। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मुझे बड़ी खुशी हुई, एक बहुत बड़ा एक लॉबी है जिसको हम इंडियन लॉबी कहते हैं, और पाकिस्तान में देखें उन्होंने खेलने तो आना है नहीं लेकिन शायद ये लफ्ज़ सख्त हो जाए, लेकिन उनके पेट में मरोड़ उठ रहा है पिछले 1 महीने से। उनके यूट्यूबर्स से लेके, व्लॉगर्स से लेके, उनके अच्छे कमेंटेटर्स और अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट्स तक, उन सबको एक मसला है। और मसला है क्या? वो मसला ये है कि आपके तो स्टेडियम तैयार ही नहीं होंगे। आपके तो भाई सवाल ये है कि जब आपने आना नहीं, जब आपने यहाँ खेलना नहीं, आपको इशू क्या है? इशू ये है कि आपको पाकिस्तान की तरक्की देखी जाती ही नहीं है। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि स्टेडियम्स हो गए तैयार, और उस पर अब वो बेचारे, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसको रिस्पॉन्ड करें तो कैसे करें। और ये तो हमने आपको बताया ना, अब आपको दिखाएंगे भी कि स्टेडियम्स की तैयारी जो है वो कैसी है। आप देख भी रहे हैं, स्क्रीन तो के ऊपर नजर आ रहा है। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, तो ये अब देखें दोबारा से जो है ना, सीने पे सांप लौट गया होगा बेचारों को। तो खैर हर बार ही कुछ ना कुछ करना होता है, चाहे कोई। हाँ, अब वो ये कह रहे हैं कि अरे ये क्या बात हुई, बने हुए स्टेडियम्स की दोबारा बना के आप इनॉग्रेशन कर रहे हैं, इस पे खुशी कैसी? हमारी खुशी है, हमें खुशी से जीने दें। आप जो कर रहे हैं, आपके जो अभी पिछले दिनों पुणे के स्टेडियम में लाइटें बंद हो गई थी, अब जाए वहाँ जाके अपना देखें। अफजाल अब्बासी हमारे नुमाइंदे लाहौर से कदाफी से बाहर हमारे साथ मौजूद हैं। अफजाल, ज़रा बताएं कि ये जो बगले बजा रहे थे भारतीय मीडिया के स्टेडियम तैयार नहीं होगा और ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हो गया ना स्टेडियम तैयार, और ज़बरदस्त तैयार हो गया? बिल्कुल फैसल, लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वो तैयार हो गया है और 110 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम तैयार हुआ है और जदीद तरीन सहूलियात
तमाशाइयों के लिए यहाँ पर तैयार हो गया है। जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता किया गया है कज़ाफ़ी को। LED लाइट्स की अगर बात की जाए तो जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के 7 पोल हैं उन पर 480 LED लाइट्स जदीद तरीन लगाई गई हैं, जिसमें डे एंड नाइट मैच में एक बेहतरीन जो लाइटिंग है वो देखने को मिलेगी शायकीन को। इसके साथ साथ रिप्ले स्क्रीन्स जो हैं वो जदीद तरीन लगाई गई हैं। उसके साथ साथ जो कैपेसिटी है तमाशाइयों की वो 21,000 से बढ़ाकर 34,000 से जायद कर दी गई है। इसके साथ साथ जो है वो इंक्लोजर्स VVIP इंक्लोजर्स जो हैं 2 उनका इजाफा किया गया है और बेहतरीन कुर्सियां लगाई गई हैं। हर चीज़ स्टेट ऑफ द आर्ट और इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक यहाँ पर लगाई गई है। और कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ में इस वक्त तज़ीन व आराइश का जो सिलसिला है वो जारी है। जो सड़कें हैं उनकी सफाई सुथराई का काम बड़ी तेजी से जारी है। और एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा और वो सवाल यह है कि खाने पीने के जो मामलात हैं उस यहाँ पे, क्योंकि पहले तो कदाफ़ी से बिल्कुल बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह थे उनको रिमूव किया गया, तो लोग जब कदाफ़ी आएंगे तो उनको खाने पीने के वहाँ पे क्या सहूलियात दी गई हैं? फैसल देखें, चूंकि कुछ सिक्योरिटी मेजरमेंट्स कज़ाफ़ी स्टेडियम ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेने होते हैं, उसके लिए ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तमाशाइयों के लिए ज़रूर इंतज़ामात करेगा। और जैसा कि आज PCB की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिपोर्ट करने का कहा गया है लाहौर में, तो आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तमाम 15 के 15 खिलाड़ी लाहौर में रिपोर्ट कर रहे हैं और उसके लिए पुलिस की भारी नफरी जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम और उसके अतराफ में पहुंच चुकी है। उन्होंने अपनी पोजीशंस संभाल ली हैं और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि बेहतरीन इंतजामात होंगे, तमाशाइयों को तमाम तर सहूलियात कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर दस्तयाब होंगी ताकि वो इस जो एक ICC का इवेंट 29 साल बाद पाकिस्तान में होने जा रहा है उससे भरपूर अंदाज से महसूस हो सकेंगे। ज़बरदस्त अफजाल, थैंक यू सो मच। और आपसे तो हम वक्त लेते ही रहेंगे, थैंक यू सो मच आपका। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है इसी पे बात करने के लिए इमरान सोहेल, क्रिकेट एक्सपर्ट। इमरान, अस्सलाम वालेकुम। और भाई एज अ क्रिकेट फ़ैन आपको भी मुबारकबाद, तमाम तर पाकिस्तान को मुबारकबाद कि हमने ना सिर्फ ये कि रिकॉर्ड टाइम में इसको पूरा किया है, बल्कि बकौल शहर ये धुआं कहाँ से उठता है, लाहौर से थोड़ा आगे दिल्ली है, अटारी वहाँ से ये धुआं उठ रहा होगा। इमरान, प्लीज़ टॉक मी थ्रू दिस। क्या इशू रहा हमारे पड़ोसियों को जब से ये स्टेडियम्स की तज़ीन व आराइश शुरू हुई, और जब वो ये दिखा के ना, जिस वक्त वो तज़ीन व आराइश हो रही थी, जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो वो दिखा के और अपने थंबनेल्स में करते थे कि कैसे तैयार होगा पाकिस्तान का मैदान। हो गया पाकिस्तान का तैयार मैदान। सो व्हाट वेंट रॉन्ग दिस टाइम विद द इंडियन काउंटर पार्ट्स? क्या हुआ है उनको? आना तो उन्होंने है नहीं, तो आना नहीं है, लेकिन फुप्पो वाला किरदार अदा करना है कि ना हम जाएंगे और ना इवेंट अच्छा होने देंगे। वालेकुम अस्सलाम सोनिया और फैसल, आप दोनों का शुक्रिया। आपकी जो ओपिनियन होती है वो बड़ी मज़े की होती है और ऑब्वियसली आपके जो देखने वाले वो भी महसूस होते होंगे कि कितने इंटरेस्टिंग तरीके से आप सब कुछ जो है वो लोगों तक शेयर करते हैं। देखिए, आपने जो सवाल किया कि इंडिया के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, एग्जैक्टली वो एक मुहावरा सुना होगा, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। वो ना खुद खेलते हैं ना किसी को खेलने देते हैं। खासतौर पाकिस्तान के लिए तो उनके जो जज्बात हैं वो बहुत ही नेगेटिव है। हालांकि खेल में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने तो अपने दिल खुले रखे हुए थे, हमने कहा आप आए। जैसे आपको पता, पिछले वर्ल्ड कप में जो वनडे का वर्ल्ड कप हुआ था तो हम वहाँ गए थे। हमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप मत जाएं, वहाँ की जो हुकूमत है वो आपके हक में नहीं है। एक छोटा वाकया भी हुआ वहाँ पर, जो पथराव हुआ हमारी टीम की बस के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद हमारे दिल बड़े हैं, हमारे हौसले बड़े हैं, लेकिन हम जाते सिर्फ खेल को खेलने के लिए, खेल की खातिर जाते हैं। सियासी हमारे खिलाड़ियों के अंदर वो बातें नहीं है। और हमारे मुल्क के भी जितने भी लोग हैं जो हमें भेजते हैं यहाँ से, खासतौर पर हमारे जो हुक्मरान होते हैं वो हमें खुला दिल से भेजते हैं। लेकिन बदकिस्मती से भारत की तरफ से कभी भी खैर सगाली की जो है वो उम्मीद ना हमें हुई है ना हम रख सकते हैं। देखें ना, अब एक बहुत अच्छा जस्टर था कि जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो 8 के 8 कैप्टन जो है वो पाकिस्तान आते हैं। लेकिन सबसे पहले भारत ने ना की और रोहित शर्मा ने कहा कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। ऑब्वियसली वो तो चाहते होंगे, लेकिन उनकी हुकूमत की तरफ से कहा गया कि नहीं, हमारा कोई बंदा नहीं जाएगा। इस तरह फिर 2 लोगों ने और मना कर दिया कि जो उनकी मसरूफियात हैं वो उस वजह से नहीं आ सकते। वो कोई ना कोई ऐसा रखना डालते ही डालते हैं पाकिस्तान के लिए, खास तौर पर कि पाकिस्तान के जो
खेल है या उनके मैदान है वो जो है वो खास एग्जैक्टली और इमरान इस बार तो उन्होंने यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स को भी ऐड कर लिया है और अब कैंपेन्स बाकायदा तौर पर रन हो रही हैं कि देखें जैसे अभी फैसल बता रहे थे कि थंबनेल्स लिटरली लगे हुए हैं कि देखें पाकिस्तान का स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं, क्या होगा आगे, जिस तरह वो एक सनसनीखेज न्यूज़ बनाते। एनीवे अभी तो चलें, ये स्टेडियम्स भी तैयार हो गए, हम सबकी एक्सपेक्टेशंस, फैंस जो हैं वो भी जो हैं एक्साइटेड हैं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अब जब हम मैदान में उतरेंगे तो क्या खेलेंगे? देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा 2 दिन पीछे ले जाऊं। जो टीम अनाउंस हुई जी है हाँ। मैं उससे थोड़ा सा मायूस दिखाई दी हूँ। जो 2-3 नाम खास तौर पर आए थे, मैंने पिछले जब आपके प्रोग्राम में था तो मैंने वो 3 नाम आपको बताए भी थे, वो 3 नाम कौन से होंगे, लेकिन एक नाम तो सरप्राइजिंगली आ गया, बल्कि आउट ऑफ द बॉक्स ही आ गया, वो फहीम अशरफ वाला। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि फहीम अशरफ जो है वो टीम में आ जाएंगे, और जो 1.5 साल से जिसने वनडे क्रिकेट ना खेली हो और T20 क्रिकेट से भी बाहर थे, वो कैसे एकदम से व्हाइट बॉल में आ गए। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग था कि यार फहीम अशरफ आ गए, और बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने नाराजगी का इजहार किया कि देखिए आपके मुल्क में इतना यंग टैलेंट है, आप क्यों मौका नहीं देते। खैर अब 15 अनाउंस हो चुके हैं। हमें सबसे पहले ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है, पहला मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है। आज लाहौर के अंदर सारे क्रिकेटर्स इकट्ठे हो रहे हैं और देखते हैं कि पहला दिन कैंप में हम भी जाएंगे, देखेंगे कि क्या मोराल है टीम का, क्या जोश है, किस तरीके से प्रैक्टिस होती है और कितनी फॉर्म में दिखाई देते हैं, कॉन्फिडेंस खास तौर पर कितना दिखाई देता है उन तमाम प्लेयर्स के ऊपर। अब हम सबको दुआ करनी है और पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करना है। जो सेलेक्टर्स ने करना था कर दिया, जो टीम अनाउंस होनी थी वो हो गई, लेकिन अब भरपूर सपोर्ट करना पड़ेगा पूरे पाकिस्तान को, तमाम शायकीन को, और ख़ास तौर पर जब अल्लाह करे उस मरहले तक हम पहुंच जाएं जब रमज़ान भी हो और पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल खेल रही हो और सबकी दुआएं भी जब मिलेंगी। मुझे 92 का वर्ल्ड कप याद है कि रमज़ान के अंदर कैसे हम जो है वो दुआएं करते थे, और अब वाकई पाकिस्तान की टीम को दुआओं की भी ज़रूरत है और हौसला देने की भी ज़रूरत है, ताकि इमरान, पाकिस्तान अब की पता है क्या, ये हमने इस पे बात करनी थी। चलें, अगर आपने तस्करा छेड़ ही दिया है तो मुझे नहीं लगता इस बार दुआ भी लोग कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से टीम अनाउंस हुई है मुझे समझ में नहीं आता कि फूल नगर के फहीम अशरफ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों हैं। उन्होंने अभी बांग्लादेश में खेला, ठीक है, उन्होंने बांग्लादेश में बता नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि फूल वो बांग्लादेश में उन्होंने खेला और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उन्होंने इतना बुरा परफॉर्म नहीं किया। ही वाज स्ट्राइकिंग द बॉल गुड, बट ये एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है हमारी। Exactly. ठीक है ना, हमारी अच्छा उन पे डबल प्रेशर होगा कि उनको ना सिर्फ बॉलिंग करनी है बल्कि लेट ऑर्डर में आके बैटिंग भी करनी है। लेट्स टॉक अबाउट द मिडिल ऑर्डर, क्योंकि देखें ऊपर वाला तो मामला मेरे ख्याल से इमरान डिसाइड हो ही गया है कि इट्स गोइंग टू बी फ़खर एंड बाबर, और उसके बाद फिर नीचे जो है वो या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह सबर वाले सारी मिडिल ऑर्डर है हमारी। हम फ़र्ज़ कीजिए हमारा पहला मैच न्यूजीलैंड से है, क्या टीम उतारने जा रहे हैं हम, कैसे हम किसको कहां प्लेस करेंगे? आई कांट अंडरस्टैंड दिस। देखें आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही। फखर और बाबर के अलावा आपके पास ऑप्शंस बचती नहीं है। एक देखिए T20 के अंदर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हाँ एक एक्सपेरिमेंट कर लिया आपने, लिया है जनाब उसको, रिजवान को लिया है, खुशदिल शाह, किसी को भी लिया है, बट वनडे 50 ओवर का गेम है। 50 ओवर में फर्ज कर रहे हो अब पहले पावर प्ले के अंदर आपके एक आधी विकेट भी गिर जाती है, इमाम फखर की गिर जाए फिर प्रेशर, बाबर की गिर जाए फिर प्रेशर, पीछे वालों की टांगे कांपनी शुरू हो जाएंगी, यार ये आउट हो गए तो हम तो मिडिल ऑर्डर खेल रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में अब आपको जो 2 मैच आपको मिलेंगे ट्राई नेशन सीरीज में, ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है कि आप अपना कॉम्बिनेशन जो है उसको सीधा करने आप ट्राई करें, बड़े दिल से ट्राई करें खुशदिल शाह को ट्राई करें, आप जो लेके आए हैं आप उनको ट्राई करें, ट्राई करके देखें कि मिडिल ऑर्डर में आपके ये काम आते हैं नहीं आते। मैं समझता हूं कि आपको एक बंदा जो शायद आप बहुत नीचे ले जाते हैं, और सलमान अली आगा को, अगर आपका ऊपर से विकेट गिरती है तो फिर सलमान अली आगा को आपको चौथे नंबर पर लाना ही पड़ेगा। अगर जल्दी विकेटें गिरती हैं आपको उसको 5वां छठा नहीं खिला सकते। जब 5वें छठे की बारी आती है तो तब ओवर बहुत कम रह जाते हैं, और सलमान अली आगा के पास इतनी पावर हिटिंग वाली वो एबिलिटी नहीं है कि पावर हिटिंग कर सके। वहां पर आपके खुशदिल शाह काम आएंगे। अब फहीम अशरफ को खिलाना है तो फिर उसको टेस्ट कर लें यार, आपने जो करना है। लेकिन एक और बात आप वैसे बताऊं, आपके पास 12 तारीख तक टाइम है प्लेयर को चेंज करने का। ये आईसीसी की एक डेडलाइन है कि आप 1-2 तब्दीलियां कर सकते हैं, उसके बाद जब आपने तब्दीली करनी है वो मेडिकल बेसिस पे होगी। हाँ, तो प्योर एक मेडिकल इमरान मुझे नहीं लगता है कि कोई तब्दीली आएगी भी, लेकिन दिस इज़ अ लॉन्ग टॉपिक और आने वाले प्रोग्राम्स में आपको ज़रूर इसमें एंगेज भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। फहीम अशरफ तो हमने बात की, खुशदिल शाह के साथ हम
कैसे जाएंगे टीम के साथ, उन्होंने तो पता नहीं कितना नहीं, बट बहुत सारी बातें थी करने के लिए। हम आगे आने वाले दिनों में विल टॉक अबाउट द सिलेक्शन एंड ऑल। अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, अब ब्रेक का वक्त हो गया, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। रेडी? हाँ रेडी, आराम से आराम। ओ खैर, ये हमने जनाब अली आज सोनिया को है हमने उतार दिया है। बेंटम वेट कैटेगरी से कोई कम होती है? बेंटम से जो फ्लाई वेट डबल फ्लाई वेट जो है हमारे साथ मौजूद है आज सोनिया, और वो बताएंगी कि और कोई पंगा ना ले, कोई पंगा ना ले, गुस्सा उतार लें अपना आप, हैं? नहीं, किसी पे गुस्सा नहीं है बस, लेकिन मेहनत में अजमत है, तो मैं सोच रही हूँ कि खूब मेहनत करूँ इसमें। मार के देखें। You sure? हाँ, आई एम श्योर। ये पता नहीं क्यों शर्मा रही हैं, लेकिन ऐसे दो लोग हैं हमारे पास जो ये पहन के बिल्कुल भी नहीं शर्माते हैं। और हर किसी की अपनी एक स्ट्रगल होती है, हर किसी की अपनी लाइफ स्टोरी होती है, और हर कोई आके कहता है कि मेरे साथ ये इश्यूज़ हैं, ये मसाइल हैं। लेकिन वो इश्यूज़ और मसाइल जब आप पीछे फेंक देते हैं ना, तो उसके बाद फिर आपको ये मेडल्स मिलते हैं, और ये हम इसको दिखाएंगे भी आपको। हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तानी किक बॉक्सर स्टार निसार अहमद और आगा कलीम, जो कि इन्होंने अभी कॉकेशियन जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई है उसमें अपने नाम किए हैं ये मेडल्स। और इफ़ आई एम अलाउड तो मैं आपको ये मेडल्स भी दिखा देता हूँ। देयर यू गो। बचपन से हमने देखा ना, वो हम WWE देखते थे, लेकिन मैंने इनको दे दिए। अब आप कैरेक्टर से बाहर आ जाएं और ग्लव से भी बाहर आ जाएं, क्योंकि अब ये ज़्यादा हो गई है। क्योंकि जिनके ये हैं ना, उन्होंने अगर सीरियस ले ली ना आपकी इस बात को, तो फिर मामलात जो हैं वो कहीं और चले आएंगे। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट मी इंट्रोड्यूस जनाब अली, आगा कलीम और निसार। अस्सलाम वालेकुम आगा। अस्सलाम वालेकुम निसार, क्या हाल है? कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मज़े में? बहुत बहुत मुबारक हो भाई आप दोनों को। तो कैसे रही चैंपियनशिप और कैसा रहा अज़रबैजान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त ट्रिप रहा है, और ट्रिप से पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है हमें, और कैंप लेना पड़ा है, और ट्रेनिंग कैंप, और अपने सेहत का ख्याल रखना। और ख़ुसूसी तौर पर जब मैं दुबई एयरपोर्ट पे था तो मैंने एक वीडियो पैगाम पाकिस्तानियों के नाम बनाया था कि मेरे लिए ख़ुसूसी दुआ करो। वो इतना शेयर हो गया, उतना लोगों ने प्यार मोहब्बत दिखाया और बहुत सारी दुआएं की, जिसकी बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह अज़रबैजान गए। और वहाँ पे 54 kg में 8 kg वेट लूज़ किया था इस फाइट के लिए मैंने। तो वेट लूज़ के बाद वो जो वेट दिया था, और उसके बाद फेस ऑफ हुआ, और 1.5 दिन हमें मिला था वापस अपना रिकवरी के लिए। तो खूब खाया पिया और जो फाइट के लिए तैयार हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट रहा मेरा। 3 राउंड का फाइट था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइट रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पॉइंट ऑफ थ्रो पाकिस्तान के नाम जीत। ये तो आपसे मैं जानूंगा। और जनाब आपका कैसा रहा, कैसी रहा वाज द चैंपियनशिप? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे निसार ने बताना कि हम लोगों ने जब हमारी फ़ाइट आती है, इससे हम लोग 1 महीने पहले अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, डाइट लेते हैं। तो जो हमारी खुराक होती है नॉर्मल वो बंद हो जाती है। बिल्कुल हम चिकन लेते हैं, सूप लेते हैं, इसके अलावा बिल्कुल नॉर्मल खुराक प्रोटीन लेते हैं। तो 5-6 किलो कम करना, उसके बाद जो ना आप फेस ऑफ देते हो तो आप में वो एनर्जी नहीं होती, फिर एकदम डाउन हो जाता है। फिर एकदम एक दिन आपको मिलता है रिकवरी में, तो एक दिन में तो रिकवरी नहीं होती है जब आपके पास प्रोटीन हाई प्रोटीन ना हो। तो उस दौरान एक दिन रिकवरी किया। फिर जब मैं रिंग में उतरा, वो जो मेरा ओपोनेंट था वो था आर्मी का था, उनकी अज़रबैजान का टफ था, आर्मी का था। और वो स्टार्टिंग में मुझे कह रहा कि आओ मुझसे लड़ो, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत हेवी हो गया था मुझ पर। बट अल्हम्दुलिल्लाह एक उसको एक पंच लगा, एक्सीडेंट पंच जहाँ पे निक पे, तो उससे वो गिरा और 48 सेकंड में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नॉकआउट किया। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर मैंने गोल्ड लिया। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में विन किया एशियन चैंपियनशिप, 2023 में अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड चैंपियनशिप विन किया, 2024 अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड चैंपियनशिप विन किया, फिर 2024 में अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया वर्ल्ड चैंपियनशिप के, अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर विन किया। मगर मुझे क्यों लगता है कि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। यस सर, मुझे एक चीज़ मतलब थोड़ा अफसोस होता है कि यार शायद मेरा ताल्लुक या किसी उसी स्ट्रॉन्ग बैक उससे नहीं है। अगर मैं किसी मतलब वज़ीर आज़म का बैठा होता या किसी मतलब मैं पॉलिटिकल से होता, पार्टी से होता, तो आज यकीनन मुझे रोना नहीं पड़ता स्पॉन्सर के लिए कि वीडियो ने इस तरह प्रमोट कर। जब हम बात करते हैं स्पॉन्सर की, और ये तो मैं चाहूँगा कि आज जो है ये प्रोफेशनल है ना, प्रोफेशनल है। ये एक पेयर जो है ग्लव का, ये कितने का आता है प्रोफेशनल? ये प्रोफेशनल 32,000 रुपये। ये हल्के से हल्का, और उस पर फिर आप जितना आगे जाते जाएं। अब ये जो बैग है, ये जो है ये कितने का मिल जाता है? ये तकरीबन 20 से 25,000 की। यानी कि अगर मुझे बिल्कुल हल्के से हल्का स्टार्ट करना है तो 60-70 हज़ार तो सिर्फ स्टार्टिंग है। और उसके बाद तो जब इसकी फिर और बहुत सारे गियर्स हैं, उसको करते कराते
फैसल भाई, ये तो हम सिर्फ इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल फाइटर की, जिस तरह बाहर की फाइटर है, उसका अगर आप डाइटिंग प्लान, न्यूट्रिशन और डॉक्टर्स, हर फाइटर के अपने डॉक्टर्स होते हैं, उसको ट्रेनिंग से पहले चेकअप करते हैं कि यार आपने आज जितना ट्रेनिंग किया, कितना कैलोरीज, कितना एनर्जी आपको चाहिए होते हैं। हम लोगों ने तो साल, जितना भी हम लोगों ने करियर 10-11 साल मेरे हो गए, बिल्कुल। आज तक किसी डॉक्टर के पास नहीं, आज मैंने ट्रेनिंग किया कितना मेरे कैलोरीज ज़ाया हुए और कितने मुझे चाहिए होते। तो इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने मदद आपके तहत लगे हुए, मेहनत करते और पाकिस्तान का जज्बा दिल में, और जब जाते वही फाइटरों को हराते जो अच्छे न्यूट्रिशन और अच्छे डाइट प्ले के साथ आए हुए और होते। आपका किससे पड़ा था? मेरा जान के फाइटर अज़रबैजान से। अज़रबैजान का बहुत अभी ये बता रहे थे कि अज़रबैजान के आर्मी से उनका ताल्लुक था, जो इनके अगेंस्ट थे और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। तो आपके जो मुखालफिन थे उनमें से कौन ऐसा स्ट्रॉन्ग था आपने सोचा इससे ज़रा मुश्किल हो सकता है लड़ना? देखो, प्रोफेशनल फाइट में वन फाइट होती है, उसमें ये है कि आपके फाइट कार्ड बनता है कि आपके इस फाइटर के साथ फाइट है। तो जो मेरा फाइटर था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइटर था। हमारे ट्रेनिंग में, उसके ट्रेनिंग में ज़मीन आसमान वो का भी फर्क है। अज़रबैजान से? अज़रबैजान से था। तो अगर ट्रेनिंग के हिसाब से देखा जाए, हमारे जो इक्विपमेंट है उनके बराबर नहीं है, न्यूट्रिशन प्लान, डाइटिंग प्लान, और फिर हमें सबसे जो रोना पड़ रहा है, इस फाइट के लिए जा रहे थे, एक बंदे के पास गए हम लोग कि हमें टिकट करा दी इस फाइट के लिए, हमारी वीज़ा लगवा दे, दूसरे बंदे के पास, तीसरे बंदे के पास गए कि अपना मेडल्स, अपना टाइटल्स लेके कि भाई ये हम लोग ऑलरेडी जीते हुए, अब हमारी ये प्रोफेशनल फाइट है, आप हमारे लिए वहाँ पे होटल बुक करा दें। तो हमें काफ़ी मुश्किलात है तो सामना। इसमें कोई फेडरेशन नहीं हमारी, या फिर किक बॉक्सिंग फेडरेशन अलग है कि पाकिस्तान बॉक्सिंग? क्योंकि मेरे ख्याल से नेशनल कौमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप का भी आगाज होने वाला है। फैसल भाई, तो आप लोग किस बॉडी के अंडर आते हैं? हम लोग प्रोफेशनल किक बॉक्सिंग के फेडरेशन है पाकिस्तान अब की। में फेडरेशन अपना काम नहीं कर रही। अगर बॉक्सिंग की हम बात करें ना, तो 1998 में जब हुसैन शाह ओलंपिक से गोल्ड आया, ब्रॉन्ज मेडल आया था, उसके बाद अभी तक हमारे पाकिस्तानी बॉक्सरों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया। क्या वजह है? यही फेडरेशन की नाइली है। हमारे ये नहीं है कि हमारे नाम पे फंड आता है, अरब सिंध स्पोर्ट बोर्ड के पास भी आता है, बलूचिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के पास भी है, लेकिन हम तक वो फंड नहीं पहुँचते। और उसमें फिर आगा फिर क्योंकि और इसमें हमें कोई ये नहीं है कि हम अपने बैकग्राउंड को भूल जाएं। ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे पास कि कोई चाय बनाता था, कोई और आप लोग, और एक चाय बनाता है, एक पराठा बनाता है। यहाँ से अगर कोई बंदा उठे तो उसको तो और ज़्यादा हमें सपोर्ट करना चाहिए। क्या सर, मैंने कहा कि मैं पहले भी चाय बनाता था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह भी बनाता हूँ। ये कोई शर्म की बात नहीं। बिल्कुल, मेहनत में करता हूँ, मैं झाड़ू भी मारता हूँ अपने होटल में, तो अल्हम्दुलिल्लाह भी वही काम कर रहा हूँ। तो सर देखो, मैंने कहा कि अब जब जाते हैं बाहर, आपको चाहिए था वीज़ा चाहिए होता है, आपको टिकट चाहिए होती है, आपको होटल चाहिए होता है, आपको लोकल ट्रैवल चाहिए होता है। अगर मैं अभी मोटा मोटी भी खर्चा, इस वक्त कराची से बाकू की फ़्लाइट अगर आप अज़रबैजान एयरलाइंस की लेते हैं तो वो कम अज़ कम 1.5 तक आपको फ्लाइट 1,80,000 की, 1,80,000 की हो चुकी है। जब हम गए तो वीज़ा मिल, हाँ, हम जब 2 लाख की हुई थी, जी हाँ, 2,10 की आजकल चल रही है। आपने 2,10 का और वीज़ा मिला लें उसमें तो 12-15 हज़ार, 16 हज़ार का वीज़ा हो गया। आपका $400 का आपका होटल, और आपके अलावा $400 आपकी फ़्लाइट फीस, और इसके अलावा आपके लोकल ट्रैवल जो होती है आप कुछ लेना पड़ता है। तो सर ये सब आप पता है, इसके लिए मैंने कितना स्पॉन्सर लिए। आप जो एक टिकट, तो मैंने कहा भाई, एक मेरा भाई था, उसका मैं बोला अली परवेज़ भाई, सर आप सपोर्ट कर टिकट लेके थे, मैं आपसे भरोसा करता हूँ, आप यकीन करें, मैं बिंद के लाऊंगा। उसने मुझ पर यकीन किया, मुझे भरोसा किया। अली परवेज़ भाई ने टिकट लेके दिया 2 मरतबा, कजाकिस्तान के लिए भी और अज़रबैजान के लिए। मैं गया, परफॉर्म किया। अब आया टिकट तो मेरा हो गया, अब वीज़ा रह गया। सर अब वीज़ा, सर एहसन भाई लास्ट टाइम भी आपने बहुत सपोर्ट किया, 2022 सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आज मैं यहाँ मौजूद हूँ ना, तो उसमें सारा किरदार जो एहसन अहमद भाई का है। मुझे 2022 से भी सपोर्ट कर रहा है। अभी तो उसने बोले कि आप यार कब तक मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा, उसने आज तक नहीं बोला मैं आपकी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड हूँ, मैं सब आपको हूँ, बस आप मुझे बोले, मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा। 2022 से यार उसको बोलना मतलब मेरे लिए शर्म की कहानी, कितनी बात बोलोगे सपोर्ट करें। तो एहसन भाई ने मुझे फिर सपोर्ट किया मेरे स्टूडेंट के लिए। अब रह क्या, अब $2 चाहिए, मैं अपनी कंपनी के पास गया, एवन ट्रसर के पास, सर सलीम अहमद कारसाज, आप मुझे $400 दें, मैं जा रहा हूँ वहाँ पर फ्लाइट फीस के लिए और लोकल ट्रैवल के लिए। तो उन्होंने दिए। अब रह गया मेरे होटल, माइको आप प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, उसके लिए टीम माइको होटल के लिए सपोर्ट। $400 जो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हो गया या फेडरेशन हो गया या कुछ भी हो गया, एक प्लेयर के लिए कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं। चले हम बहुत दूर नहीं जाते, हम फर्ज करें आप लोगों का इंडिया से भी मुकाबला होता होगा कभी, वो भी आपके सामने आते होंगे। उनकी स्पॉन्सर में हमारी स्पॉन्सर में कुछ आप फ़र्क बता सकते हैं? सर बिल्कुल बहुत फ़र्क है। थाईलैंड में हम लोग थे, एक ही होटल में रहते थे, तो हमारे होटल के सामने इंडियन 7 कमरे थे ना। ठीक है। तो ड्यूरिंग फाइट तो हमारी बहुत इख्लाफात रहती है, और जब ओपनिंग सेरेमनी होती है
अब मैं पाकिस्तान का झंडा लेके खड़ा हुआ था, जो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इंडिया वाला लाइन छोड़ के आके मेरे साथ खड़ा हो गया और अपना झंडा हिला रहा था। अब मैं भी अपना पाकिस्तान का झंडा हिला रहा था। सही। फिर जब फाइट वो आती है तो उसमें भी हम लोग एक दूसरे के बहुत खिलाफ थे। जब रूम में आते थे एक दूसरे के साथ बैठे होते थे, क्योंकि स्पोर्ट्स वाहिद वो है जो दुनिया में आनंद का पैगाम देता है। और बड़ा प्यार रहा है उनके साथ और बड़े हमारी हेल्प की उन लोगों ने वहाँ पे। लेकिन ये है कि बदकिस्मती से उनके फाइटर पहले राउंड में निकल चुके थे, हार चुके थे। एग्जैक्टली यही बात करना चाह रहा हूँ कि उनकी जो किक बॉक्सिंग हो गई वो उस लेवल की अभी तक नहीं है और हम दुनिया को बीट कर रहे हैं। स्पॉन्सर्स जी हाँ, ये मैं चाहूँगा फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। स्पॉन्सर्स का जरा छह बताएं। लोगों वहाँ की शर्ट से उनके लगे स्पॉन्सर ऐसे थे कि वो हमारी हेल्प कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही था। इतना उनके पास सब कुछ था, हाई फाई खाना पीना, हाई फाई उनका वो था, उनके अटायर्स और वही सब इतने जबरदस्त किस्म के और फिर मैंने पूछा कि मतलब आप पर कितना खर्चा हुआ है ना, तो उसने बोला कि हम पे $10,000 खर्चा हुआ है। $10,000 और यहाँ हम 4 शॉपर हो रहे हैं। बोला आप पे कितना हुआ है? अब मैं और रिश्तेदार हंसने लगे उसको कि हम क्या बोले, क्या में कितना हुआ है? बस मैंने कहा हमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खर्चा हुआ, हम लोग यहाँ पर आए परफॉर्म करके सामने हमने विन किया, आपको नॉकआउट किया, खत्म बात। लेकिन क्या कर सकते हैं मुल्क के मुल्क की खातिर। लेकिन एक बार फिर निसार और आगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इन खराब हालात में भी आप मुल्क के लिए गोल्ड और सिल्वर लेकर आ रहे हैं, तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश है आपकी आवाज़ इसी तक पहुँचाते रहें। थैंक यू सो मच जनाब अली। तो ये थे आगा कलीम और निसार के जो बारहा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जाने से पहले मैं ज़रूर इन्होंने भी अपील की है और हम भी अपने प्लेटफॉर्म से मैं खुद बजाते खुद भी ये कहना चाहूँगी कि ये टैलेंट है हमारे, हमें इनको अगर मोटिवेट करना है और हमें अपना झंडा लहराना है बाहर, तो इनको सपोर्ट करना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वरना तो फिर कोई फायदा नहीं है। चलिए अभी ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल एक ब्रेक लेते हैं, तब तक हम डिसाइड करते हैं कि सोनिया, अब पहले तो सोनिया ने तब आजमाई कर ली, अब ब्रेक में मैं ना असली वाला करने वाली हूं। नहीं, वो मैं करूंगा सर। जल्दी से ब्रेक लीजिए। आपने कर लिया, अब मैं करूंगा। लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है। हमें ज्वाइन करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बात करने जा रहे हैं उस अहम मामले की कि जिसने कराची वालों को बिलखुसूस और बिलअमूम पूरे पाकिस्तान को जोड़ दिया। सारिम जो कि अब हम में नहीं है और 7 जनवरी को लापता हुआ था। इसके बाद इस मासूम बच्चे की जो लाश है वो अब मिली और टैंकी से मिली। बहुत सारे सवालात जो है अभी भी बाकी हैं और वो सवालात ये हैं कि किस तरीके से ये बच्चा गायब हुआ, रिपोर्ट आई या नहीं आई है, जिन लोगों को तफ्तीश के दायरा कार में लिया गया है उनसे कुछ निकल पाया है या नहीं निकल पाया है। बात कर लेते हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट खुरम गुलजार हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम अस्सलाम वालेकुम। खुरम, क्या अपडेट आई है अब तक? इसमें पुलिस किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचने में कामयाब हुई है? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले देखें, इसमें अभी तक पुलिस ने बहुत सारे मतलब मुख्तलिफ हालिया तरीकों से इस केस की तफ्तीश की है। टीमें बनी है। लास्ट एक जो टीम जो बनी दोबारा, उसको भी आज तकरीबन 10 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन तमाम इनके पुलिस के जो मंतर कह लें वो सब बेसूद साबित हो रहे हैं। सिवाय अब रिपोर्ट का इंतजार है कि DNA रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही केस की तफ्तीश को ये आगे बढ़ाएंगे। 7 साल सारे जो बिल्कुल घर के नजदीक एक टैंक में 7 जनवरी को गिरा। 18 जनवरी की बच्चे की वहां से डेड बॉडी जो है वो बरामद हुई है। 18 तारीख से लेके अब तक की जो तफ्तीश है, पुलिस ने पूरे फ्लैट को सर्च किया। अभी 2 दिन पहले भी पुलिस ने हमारी सर्चिंग का अमल किया। कुछ पुलिस को इत्तला थी कि मशकूक फ्लैट, उसमें सर्चिंग की गई, लेकिन अभी तक 15 रोज गुजर गए। जो नई कमेटी बनी है वो भी तहकीकात में कोई चीज सामने नहीं ला सकी है। अच्छा, तहकीकात की जो जी खुरम, 2-3 चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। पहले DNA टेस्ट जो है वो भाग भाग के लिए गए कि जी रिपोर्ट आएगी और हम उससे अंजाम तक पहुँच सकेंगे, जो मुल्ज़िम है उसे गिरफ्तार कर सकेंगे। फिर पता चला कि जी DNA, अभी करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मुझे बताइएगा अगर मैं गलत कह रही हूँ। सुनने में आया था कि जो DNAs हैं वो ज़ाया हो गए, फिर दोबारा लिए जाएंगे। पानी की वजह से ज़ाया हो गए, फिर दोबारा लिए जाएंगे, फिर दोबारा लिए गए, लेकिन चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट होने को नहीं आ रही हैं। मुसलसल एक के बाद एक अब तहकीकाती नई कमेटी बन गई है, अब ये हो गया है, हम अंजाम तक कब पहुंचेंगे? देखिए, DNA जो बच्चे का था वो पानी में, उसकी जो डेड बॉडी ज़्यादा टाइम से रही थी, इसकी वजह से उसके DNA को
नुकसान पहुंचने का खदशा जाहिर किया है कि वो रिपोर्ट आएगी तो उसी चीज़ में इस चीज़ को क्लियर किया जाएगा कि आया कि वो मामला क्या है। लेकिन मेरे 7 लोग हैं जो कि जेर हिरासत हैं अब तक। मदरसे के मौलिम हैं, अपार्टमेंट के 3 चौकीदार हैं, एक इनका रिश्तेदार है, एक बिल्डिंग के मुकामी है, वॉलमैन है। इन सब में 7 अफराद हैं जिनको हिरासत में रखा गया है। मुख्तलिफ तरीक़ों से इनसे तफ्तीश की गई है, लेकिन पुलिस को कोई इसमें सुराग या कोई नुक्ता ये नहीं मिला है कि बच्चे को किस तरह से कत्ल करके और उस घर के करीब वाकई टाइम में डाला गया है। और दूसरा ये कि यहाँ तक नहीं सिलसिला रुका है, अभी तक बच्चे अगवा हो रहे हैं। कल 2 दिन पहले भी एक बच्चे के अगवा होने का हमारे ही चैनल पर वो दिखा रहे थे कि हम और भी बच्चे मुसलसल हर इलाके से, एक स्पेसिफिक इलाके से नहीं, मतलब हर इलाके से ही कहीं ना कहीं से बच्चे बच्चियाँ दोनों अगवा हो रहे हैं। ये सिलसिला रुका नहीं है। पुलिस की तफ्तीश आखिर कहाँ तक पहुँची है? बिल्कुल, देखिए गार्डन वाले जो बच्चे हैं वो 14 जनवरी से लापता हैं। उसमें सुराग रसा कुत्तों की भी मदद हासिल कर ली गई है, लेकिन उसमें भी पुलिस को कोई सिरा नहीं मिला है कि बच्चे कहाँ गए। उससे अब आज से 30 जनवरी की बात करें तो कोरंगी के इलाके से 2 सगे भाई अगवा हुए हैं। जमान टाउन के इलाके से घर के बाहर खेल रहे, मोटरसाइकिल सवार शख्स आया, उनको उठा के ले गया। देखिए ये सिलसिला मुसलसल चल रहा है। अच्छा, खास इसमें ये है कि एडिशनल आईजी कराची की जानिब से एक इसमें कमेटी बना दी गई है, एक पूरी टीम बनाई गई है जिसके सरबराह डीआईजी मुक़द्दस हैदर को बनाया गया है। वो जो 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी है वो पूरे शहर की से जो बच्चे अगवा लापता या मिसिंग हो रहा है उसके ऊपर तहकीकात करेगी। इसमें एवीसीसी के भी अफसरान को इसमें शामिल किया गया है। ये कमेटी एडिशनल आईजी की जानिब से 2 रोज पहले बनाई गई है ताकि वो जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, खुसूसी सारिम या गार्डन के बच्चों की केसेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल पूरे शहर की जिससे बच्चे जो अगवा हैं उसके लिए एक टीम बनाएंगे जो मुल्ज़मान अगवा के बच्चों के अगवा के केसेस में गिरफ्तार हो चुके हैं या जेल में, उनसे इस हवाले से तहकीकात की जाएगी। ठीक है खुरम, शहर में आप हमें अपडेट कर रहे थे सारिम केस के हवाले से और हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। अब काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है, करीबन अब महीने का वक्त है कि जो गुजर जाएगा ऑलमोस्ट, लेकिन अभी तक हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाए हैं। टेक टाइम एज मच एज यू वांट, जितना वक्त लेना है ले लीजिए, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि मुल्ज़िमान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ ताकि वो वालिदैन जिन तक आप उनका प्यारा तो नहीं वापस भेज सकते, कम से कम उनको ये तसल्ली आप दिला सकें कि जिसने ये कभी फेल किया है वो अपने अंजाम तक पहुँचा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम इंटरनेशनल न्यूज़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने चीन, कनाडा और मैक्सिको की मसनूआत पर आयद महसूलात के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं और जवाब फिर इन ममालिक ने भी अमरीकी अशिया पे ड्यूटीज़ लगा दी हैं। इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि जो ट्रेड वॉर है जिसका कहा जा रहा था दैट ट्रेड वॉर हैज़ नाउ बिगन, तो क्या इसके रेपरकशंस होने जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड। हम बात कर लेते हैं। साबिक सफ़ी डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जमील, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। जिसका मैं तो कहूँगा कि डर था वही हो रहा है और अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि वो ये काम करेंगे और उन्होंने ये काम कर दिया है। तो वो जो एक तरह की, क्या आप समझते हैं कि इससे एक माशी जंग का आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो ममालिक हैं उन्होंने फिर अमेरिका की जो मसनूआत है उन पर ड्यूटी आयद करना शुरू कर दी है? जी, माशी जंग का तो आगाज़ हो चुका ना, जब ये अनाउंस कर दिया ट्रंप ने और जवाब कनाडा ने भी अनाउंस कर दिया है। इसी तरह मैक्सिको भी अनाउंस करने लगा है आज और कल में चाइना ने भी अनाउंस कर दिया है। तो जंग तो शुरू हो गई है, माशी जंग। अब रहा सवाल कि इसके दूसरा पहलू इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन पहले माशी जंग की बात कर लेते हैं। मैं इशारा देता चलूँ आपके कि दूसरा पहलू उसका क्या है। जब माशी जंग होती है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए जियोपॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं और ममालिक अपनी मिलिट्री माइट भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बहुत, मैं आगे की सोच रहा हूँ। अभी हम बात करते हैं माशी जंग पर। माशी जंग कोई अचंभे की बात नहीं है, पहले भी टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, 1799 में लगाया है और 1816 में लगाया है, 1930 में लगाया है, 1945 में लगाया है और हर मरतबा जब लगाया है तो अमेरिका की मईशत बेहतर हुई है, ख़राब नहीं हुई है। मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से वक्ती तौर पर कंज्यूमर्स को दुश्वारियाँ हुई हैं, वक्ती तौर पर इन्फ्लेशन बढ़ा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को बहरहाल अल्टीमेटली पैदा हुआ है। ये मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, अमेरिकन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ये दिया हुआ है सारा। तो इसमें जियोपॉलिटिकल प्रेशर देखें, जैसे पानामा की बात हुई,
पानामा कैनाल पर रोबियो साहब वहाँ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वजीर खारजा, वो उधर पहुंचे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि चाइनीज इन्फ्लुएंस खत्म करो आप इधर, वरना ये है कि ये मामला चलता रहेगा। और चाइनीज इन्फ्लुएंस से मुराद कि उनकी जो वहाँ कंपनियां वगैरह हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि BRI, है ना, BRI में शामिल नहीं होना है। अगर वो शामिल हुए तो फिर हम इस पर ज्यादा सख्ती करेंगे। और ये कोई 50 मील की कैनाल है जिससे तकरीबन 3 से 4 बिलियन का उनको फायदा होता है, 3 से 4 बिलियन का फायदा। तो वो उनका नुकसान में तब्दील हो जाएगा और उनकी सॉवरेनिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरह स्विस कैनाल 8 बिलियन जनरेट करता है, 150 मील की वो। तो कहने का मकसद ये है कि जियो पोलिटिकल प्रेशर पनामा पे आया, कल को कहीं अब्राहम अकॉर्ड की वजह से हमारे ऊपर ना आना शुरू हो जाए, कल को कहीं पैलेस्टीनियन के रेफ्यूजीज को जो अमान को और इजिप्ट को कह रहे हैं हमारे ऊपर ना आना शुरू हो जाए। इस बात को मैं इधर ही छोड़ता हूँ। अभी आ जाते हैं टैरिफ के समरात क्या हो सकते हैं और मुज़िर असरात क्या हो सकते हैं, आपके नाज़रीन जानना चाहेंगे। इसके समरात तो बड़े अच्छे हो सकते हैं। देखें, हमारे लिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, वो ये कि जिन मसनूआत पर 30% के करीब टैक्स लगेगा, यानी टैरिफ लगेगा, या चाइना के 10% लगेगा, तो ज़ाहिर है वहाँ महंगी होगी। जब महंगी होगी तो उसकी डिमांड के लिहाज से लोगों की जो डेली की ज़रूरियात हैं थोड़ी कम तो हो जाएंगी, बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको कुछ आइटम्स के नाम बता देता हूँ। अब ये कंपोनेंट जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग है, कनाडा में होती है और वो कार तकरीबन कोई 40% अमेरिका में आके बिकती है, महंगी हो जाएगी। मैन्युफैक्चरर्स को बनाएंगे अमेरिका के मैन्युफैक्चरर्स को कार के बटन जो प्लास्टिक के हैं उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो पाकिस्तान में बन जाते हैं। कार की प्लास्टिक के आइटम्स उसके पाकिस्तान में प्रॉब्लम नहीं हो तो बन जाते हैं और सस्ते बन जाते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि हम अभी सो रहे हैं इसी तरीके से। डॉलर शॉप्स वहाँ जो भी गए हैं अमेरिका में उनको पता है, या कनाडा में, डॉलर शॉप में सस्ती मसनूआत अफोर्डेबल प्राइस पर जो लोग पे चेक टू पे चेक रहते हैं उनके लिए 38,500 वहाँ डॉलर शॉप हैं, जिसका कि टर्नओवर तकरीबन 3 ट्रिलियन के करीब है डॉलर की, जिसका रेवेन्यू कोई 78 बिलियन के करीब है। पाकिस्तान के पास तो ये ग्रोसरी के छोटे छोटे प्लास्टिक के आइटम, जो बाल्टी हो गया, जग हो गया, मग्गे हो गए, किचन टॉवल हो गए, और क्योंकि लोग वहाँ सारे तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सस्ती चीज़ें जो खरीदते हैं वो इन स्टोरों से खरीदते हैं जाके। इसी तरीके से कुछ कॉस्मेटिक के आइटम हो गए, इसी तरीके से ब्रशेज वगैरह हो गया, कंघी वगैरह। कहने का मकसद है हम अभी सो रहे हैं, हमें जाग कर टास्क फोर्स बनाना चाहिए। मैंने आर्टिकल में भी लिख दिया है, चंद लम्हों में पब्लिश होने वाला है। तो उसमें जो हम बना रहे हैं उन मसनूआत को जल्दी से हुकूमत टास्क फोर्स बनाकर उसके जरिए FTCCI के साथ मिलके मैन्युफैक्चरर्स को सहूलत पहुंचाएं। यानी कि डॉक्टर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस तमाम तर फियास्को, इस तमाम तर डिबैकल, इस तमाम तर फॉरेन ट्रेड वॉर में पाकिस्तान के पास देयर इज अ स्मॉल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, वेरी ह्यूज विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। मैंने तो आपको बता दिया कि कितने टर्नओवर है अमेरिका में, 3 ट्रिलियन का टर्नओवर है, 78 बिलियन का गैप आता है रेवेन्यू का। तो उसमें जो है कुछ ना कुछ तो हिस्सा उसके एक में से मिल जाएगा। इससे पहले कि उसमें दूसरे ममालिक, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडिया, बाकी ममालिक अपना हिस्सा ले लें, हम जब सोते में से जागेंगे उस वक्त तक वो हिस्सा केक खत्म हो जाएगा, वो केक हमारे हिस्से का नहीं बचेगा। तो हमें हर चैलेंज के साथ, हमारे लिए चैलेंज नहीं, कनाडा, चाइना और मैक्सिको के लिए है, तो वो उस चैलेंज से हमें इस्तेफादा उठाना चाहिए। हम अपनी मसनूआत बढ़ाएं। हमारा तो वैसे भी अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, हम ये भी इसको अगर एक्सपोर्ट करेंगे, हमारे ऊपर तो कोई टैक्स नहीं उन्होंने लगाया है। तो हमें चाहिए कि इस ट्रेड वार से, ये पहले भी होता रहा है, कोई ट्रंप ने कोई नई बात नहीं की है, अमेरिका पहले इस चीज़ को करता रहा है। बाकी ममालिक, उनका सॉवरन राइट है। कोई किसी मुल्क का, मिसाल के तौर पर हम पर अगर अमेरिका टैक्स लगा दे तो ये हमारा राइट तो नहीं है कि हम कहें कि जी हम पर क्यों टैक्स लगा रहे हो। या कनाडा ये कर सकता है कि जवाबन अपना टैक्स लगा दे। कनाडा का 155 बिलियन का है, अमेरिका कुछ 400-500 बिलियन, 500 बिलियन का है। तो जाहिर है अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है, कनाडा का कम है। कनाडा को इसका फर्क पड़ा। कनाडा में भी वो मसनूआत जो कि फूड आइटम्स हैं वो कनाडा इंपोर्ट करता है अमेरिका से तकरीबन 30 बिलियन के करीब। अब उसमें भी उनके जो शॉप्स हैं, जो अफोर्डेबल शॉप्स छोटी मोटी हैं, हमें चाहिए कि इन मार्केट्स को सर्वे करके
हमें जो हमारे पास तैयार माल है उसको बेचें और जल्दी जल्दी अपनी कैपेसिटी बढ़ा के टास्क फोर्सेज आर्मी को साथ लगाएं, फौज को साथ लगाएं। वो SIFC को मदद कर रही है, फ्लड में मदद करती है, वो हमें बाकी डिजास्टर में मदद करती है। भाई आप इसमें भी लग जाओ टास्क फोर्स में, देखो कि मैन्युफैक्चरर को लोन सही मिल जाए, टाइम पर एक्सपेंशन हो जाए, पानी बिजली वगैरह का उसका सिलसिला हो जाए, ये कौम थोड़ी सी और कुर्बानी कर दे देगी। 50 पैसे और हमारा टैक्स बढ़ा दो, मैन्युफैक्चरर्स को आप सहूलत दो। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा इतना टर्नओवर है, हमारे लिए बड़ा फ्रूटफुल साबित हो सकता है, तो जब से ये अनाउंसमेंट हुई है तो पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन प्लान होना शुरू हुआ है कि अगर हमें इतना पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए हो सकता है तो हम क्यों नहीं फिर अभी तक कर पाए? आपने कहा नहीं। जी माशाल्लाह, ख्वाब खरगोश। देखिए आपके चैनल पे ये बात हो रही है, कोई और चैनल अपने मॉनिटरिंग को बता दें PCR में, कोई और चैनल इस पर बात कर रहा है? इस वक्त नहीं कर रहा है। आपने सवाल कर लिया, मैंने जवाब दे दिया। मेरा आर्टिकल अगले 2 घंटे में आ जाएगा, इंशाल्लाह वो भी सर्कुलेट हो जाएगा। हम तो यही कर सकते हैं ना कि आगाही दे सकते हैं। तो सर हम इतने लीस्ट बॉर्डर्ड क्यों हैं सर? हम हैं डॉक्टर साहब, हम इतने लीस्ट बॉर्डर्ड क्यों हैं? इसमें तो पाकिस्तान की तरक्की है ना, माशी तरक्की है, फिर हम सब क्यों सो रहे हैं? उसकी वजह है और मैं आपको 2 जुमलों में बता देता हूँ वजह। उसकी वजह ये है कि वी कैन नॉट मीट द चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी विद द टूल्स ऑफ 19th सेंचुरी। हमारी सोच वही 19वीं सदी वाली है, 21वीं सदी में हम दाखिल हो चुके हैं, लेकिन उसका हल मैंने बता दिया। देखिए अगर हम SIFC बना सकते हैं, जिससे कि मुझे अच्छी फीडबैक मिल रही है गल्फ कंट्रीज से, बाकी कंट्रीज से। मैं जब सफीर था तो यही प्रॉब्लम थी उन लोगों को जो वहां से इन्वेस्टमेंट करके आना चाहते थे कि हम 24 डिपार्टमेंट में जाके टकरे मारते हैं और हमें 1 विंडो का नहीं मिलता है। मिल गया। इसी तरह मैन्युफैक्चरर्स को हम अगर फैसिलिटी कर दें, क्यों नहीं कर सकते हैं हम? उसमें फ्लड में तो DC और पुलिस को और आर्मी को लगा देते हैं, जलजिले में तो लगा देते हैं। भाई ये पैसे कमाने वाली बात है, डॉलर्स की जरूरत है पाकिस्तान को। दिस इज द मेन इमरजेंसी कि इसको कैपिटलाइज करें, और इतना मुश्किल काम नहीं है, ये दिनों और घंटों में शुरू होना चाहिए काम। बिल्कुल। लेकिन आप देखें जब हम जागेंगे उस वक्त तक बहुत देर हो जाएगी। चलें डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि हम जगा दें, लोगों को जगा दें और आपके तवज्जुह से ही जगा दें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। तो भाई पाकिस्तानियों और तमाम तरह जो स्टेक होल्डर्स हैं, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी। हमने पिछले दिनों ये बात भी की थी कि बिकॉज ऑफ द अनरेस्ट इन बांग्लादेश, जो शेख हसीना वाजिद के मामले के बाद पाकिस्तान की जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑर्डर भी मिला, जिस पे हमने सेगमेंट भी किया था। तो राइट नाउ इस तमाम तर इंटरनेशनल फियास्को में जब ट्रम्प जो है वो आयद कर रहे हैं ड्यूटीज़ इन चाइना एंड मैक्सिको एंड कनाडा, दे आर टर्निंग द हीट अप अगेंस्ट ट्रम्प, और वो उनके प्रोडक्ट्स पे, अमरीकी प्रोडक्ट्स पे टैरिफ डाल रहे हैं। पाकिस्तान को अपना गेम जो है वो अप कर देना चाहिए और इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, इससे पहले जैसे कि डॉक्टर जमील कह रहे थे कि इससे पहले कि देर बहुत हो जाए। एब्सोल्युटली, एंड आई एम अमेज्ड कि हमारे सामने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और हम आंखें बंद करके सोते रहते हैं। और मेरे ख्याल से अब जागने का वक्त आ गया है और साथ में एक ब्रेक का भी वक्त आ गया है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब। वेदर अपडेट्स के साथ मैं हूं सोनिया सुंदस। आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। शाम या रात में शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी एक्सपेक्टेड है। अहम शहरों के दर्जे हरारत की बात करें तो आज हमारे शहर कराची में जो टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है मिनिमम 13 और मैक्सिमम जाएगा 26 डिग्रीज तक, और स्काई जो है वो क्लियर रहेगा। लेकर चलते हैं आपको क्वेटा की जानिब। तो क्वेटा में आज बारिश का इम्कान है, मौसम खुशगवार हो जाएगा। मिनिमम टेम्परेचर जो कि एक्सपेक्टेड है वो होगा -3 और मैक्सिमम जाएगा 11 डिग्रीज तक, और आप देख सकते हैं रेन एक्सपेक्टेड ही है। मुल्तान की अगर बात करें तो मुल्तान में आज मिनिमम जो दर्जे हरारत एक्सपेक्टेड है वो है 8 और मैक्सिमम जाएगा 25 डिग्रीज तक, और पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान है। लाहौर में जबकि जो मिनिमम दर्जे हरारत एक्सपेक्टेड है वो है 8 और मैक्सिमम जाएगा 22 डिग्रीज तक, और एज़ यू कैन सी पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान है। बात करते हैं शहर इक़्तिदार की, यानी कि इस्लामाबाद की। तो इस्लामाबाद में बादलों का राज बरकरार रहेगा, जबकि जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 8 और मैक्सिमम जाएगा 21 डिग्रीज तक, और मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा। लेके चलते हैं पेशावर की जानिब। पेशावर में जबकि मिनिमम टेम्परेचर जो आज एक्सपेक्टेड है
वो है 9 और मैक्सिमम जाएगा 22 डिग्रीज तक और यहाँ पर भी पार्टली क्लाउडी रहेगा, मौसम खुशगवार ही रहेगा। फैसलाबाद में जबकि मिनिमम टेम्परेचर आज होगा 7 और मैक्सिमम जाएगा 21 डिग्रीज तक और वही बात है कि मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा। उसके अलावा जो बात करें DI खान में जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्रीज तक एक्सपेक्टेड है। अब आप देख सकते हैं मेरे पीछे फैसलाबाद मिनिमम टेम्परेचर 7, ज़्यादा से ज़्यादा 21, उसके बाद DI खान ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 21 तक जाने का इम्कान है, जबकि गवादर में मिनिमम 17 और मैक्सिमम जाएगा 23 डिग्रीज तक। उसके बाद बात कर लेते हैं मरी की, तो मरी में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो होगा 4 और मैक्सिमम जाएगा 13 डिग्रीज तक, मौसम खुशगवार। जबकि मुजफ्फराबाद में जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 4 और मैक्सिमम जाएगा 13 डिग्रीज तक। उसके बाद बात करते हैं स्कर्दू की, स्कर्दू में मिनिमम टेम्परेचर जो है वो होगा -1 यानी कि कड़ाके की सर्दी जो है वो होगी। ये थी टोटल हमारे कंट्री की आज की वेदर अपडेट्स और प्रोग्राम के बकाया हिस्से के लिए हम बढ़ते हैं फैसल की जानिब। फैसल ओवर टू यू। चलिए तो मज़ीद मौसम की बात कर लेते हैं। डीजी मेट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। और ये तो मैं नहीं कहूँगा कि वेरी गुड कोल्ड मॉर्निंग, क्योंकि कराची वाले जो हैं गालिबन सरदार साहब आप कंफर्म कीजिए ये आखिरी कुछ दिन रह गए सर्दी के कराची में? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल आखिरी हफ्ता कह सकते हैं आप कराची के लिए सर्दी का। फरवरी में तो वैसे ही कम हो जाती है, जनवरी के मुकाबले में 2-3 डिग्री का फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन ये कि जो जनवरी से चली आ रही थी सर्दी तो वो अभी तक बरकरार है, वही 11-12 और किसी दिन 13 आ जाता है। तो अगले कोई चंद दिन आप कह सकते हैं अगले 4-5 दिन इसी रेंज में, यानी अगले 2 दिन तो 10 से 12 की रेंज में रहने का इम्कान है टेम्परेचर, और फिर 12 से 14 की रेंज में अगले आप कह सकते हैं 9-10 फरवरी तक यही कंडीशन रहेंगी। तो रातें अभी ठंडी हैं, हाँ दिन में धूप अब तेज़ होने लगी है और 26, 27, 28 टेम्परेचर, किसी दिन 28 को क्रॉस कर जाता है, लेकिन यूजुअली यही 26 से 28। वैसे सरदार साहब, वैसे मुल्क भर की अगर बात की जाए, शुमाली इलाका जात में इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं और वहाँ सर्दी का टेन्योर कब तक जारी रहेगा? देखिए, जो असल में आपको पता है कि पहाड़ी इलाके और आपके मैदानी इलाकों में काफ़ी फ़र्क होता है ना। मैदानी इलाकों में तो दिन की सर्दी अब एक आध हफ्ता 10 दिन तो के बाद कम होती जाएगी ग्रेजुअली, अलबत्ता रात की रहेगी अभी तक। और पहाड़ी इलाकों में तो अभी फरवरी के आखिर तक चाहे रात हो चाहे दिन हो सर्दी रहते हैं। हाँ धूप वूप निकली हो तो फिर कदरे बेहतर होता है मौसम, लेकिन वहाँ सर्दी रहेगी अभी फरवरी के आखिर तक रहेगी। और फिर आगे जो है एक स्पेल मुतवक्के है बारिश का और बर्फ़बारी का 10 से 12 फरवरी के दरमियान। तो उसके बाद ज़ाहिर है वो जो बारिश और बर्फ़बारी वाला स्पेल निकल जाता है तो फिर कोल्ड एयर दोबारा से एक तरह से शिद्दत पकड़ती है। तो इसका मतलब है कि मिड ऑफ फरवरी तक या 20 फरवरी तक कम से कम ये जो सर्दी का दौरा स्पेल है ये कंटिन्यू करेगा शुमाली इलाकों में। तो सरफराज साहब, हम अपने ठंडे कपड़े जो ठंड के कपड़े हैं वो रख लें अंदर या ना रखें, ज़रा क्लियर कर दें, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। जब हम पैक करके रखते हैं फिर से सर्दी आ जाती है। मैंने कराची के लिए तो है कि अभी जो है ना, यानी 10-12 फरवरी तक कम से कम ये जो रातें एक तरह से ठंडी चल रही है ना, 10 से 12, 12 से 13 इस रेंज में टेम्परेचर चल रहा है, तो ये इसी रेंज में रहने का इम्कान है। अब आगे ज़ाहिर है 15 फरवरी के बाद हो जाता है, चेंज हो जाता है मौसम। उसमें तो आप देखें कि जनवरी और फरवरी के तो वैसे एवरेज टेम्परेचर में 3 डिग्री का तकरीबन फ़र्क आ जाता है। जनवरी का आपका रात का टेम्परेचर 12 होता है एवरेज, और अब फरवरी शुरू हुआ तो फरवरी का 14 समथिंग है, 14.8 है शायद। इसी तरह से दिन के टेम्परेचर में भी 2 से 2.5 डिग्री का फ़र्क आ जाता है। तो ग्रेजुअली ज़ाहिर है अब मौसम तब्दील होता जाएगा यहाँ पर। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमारे साथ। और मुल्क भर में मौसम अभी उसने यानी कि जुनूब में कराची से करवट लेना शुरू कर दी है। हल्की फुल्की कराची का अजीब कन्फ्यूजिंग सा मौसम कि जिसमें रात में अब वैसे रात में पंखा वगैरह चलाना शुरू किया आपने? जी जी बिल्कुल, कभी चलाती हूँ कभी बंद कर देती हूँ, कुछ समझ ही नहीं आता। वो बिल्कुल ऐसी बात है कि बंदा चादर जो है वो बाकी पूरी बॉडी पे ले और टांगें खुली रख दे। तो ये कराची का वेदर और कराची के कन्फ्यूजिंग वेदर क्या कर सकते हैं, लेकिन दोपहर में एसी चला के जाना पड़ता है। ये ऐसा ही है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिस तरह सियासी माहौल गर्म ठंडा होता रहता है, लाइक वाइज हमारा जो कराची का मौसम है वो भी ऐसा ही रहता है। मेरे ख्याल से नाउ इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। तो हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। देखने वाले सोचेंगे कि क्या हम सुबह सुबह आपको डरा रहे हैं, तो यकीनन
हमारा ये जिम्मेदारी होती है कि सुबह सुबह आपका मूड अपलिफ्ट करें और आपको हंसी खुशी कोई खट्टी मीठी बात बताएं। लेकिन देखिए, जितनी फ़िक्र जो है हमें आपकी सेहत की ना, यकीन करें किसी और को नहीं होगी। और वो क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तानी जो हैं, हम तो कॉफ़ी को भी शरबत बना के पीते, तो आगे शरबत का क्या ही हम शेयर करते हैं। ग्रीन टी को शरबत बना के पीते। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि तमाम तर लवाजमात के बाद वो कहते हैं यार चलो ग्रीन टी पीते, और उस ग्रीन टी में भी चीनी होती है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि हमारा आज का गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि जो शुगरी ड्रिंक्स होती हैं वो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, मीठे मशरूबात, उसकी वजह से, उसके इस्तेमाल की वजह से। आपको पता है जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसके 22 लाख नए केसेस, दिल की बीमारी 12 लाख नए केसेस वो सामने आ गए हैं। तो क्यों भाई हम ये क्यों करते हैं, और क्या इसका कोई मुतबादिल भी है जो हम करें? तो इसी पे हम ज़रा बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ग़ज़ाया डॉक्टर अरीज हारून। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मीनवाइल हम लाइव हैं फेसबुक पे, बोल्ड ब्रेकिंग पे, तो इफ़ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चंस यू कैन पोस्ट ओवर देयर एज वेल। अरीज, पैसे दे के बीमारियाँ ख़रीदते हैं हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये कि हमारे लिए लाज़िम व मलज़ूम है कि मीठा खाना है, ठीक है, लेकिन फिर ड्रिंक्स भी हमने वो लाजमी पीनी है। कितना ख़तरनाक हो जाता है एक मशरूब के जिसमें हम चीनी डालते हैं और ये सारी चीज़ करते हैं। इसलिए हम लोग जब ड्रिंक कोई भी लेते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो हम उसको ना सोचते ही नहीं है कि ये भी कैलोरीज हैं उसके अंदर या इसके भी कोई साइड इफेक्ट्स। हम उसको समझते हैं ये तो बस ऐसे ही है। आप सॉफ्ट ड्रिंक्स चाहे हो, चाहे वो जूसेस हो, चाहे वही बात है ग्रीन टी में इतनी शक्कर चीनी सब डाल के हम लोग पी लेते हैं। गुड़ को भी हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि गुड़ का तो शायद कोई नुकसान है ही नहीं ना। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हम लिक्विड जो ले रहे हैं उनकी भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वो भी अगर आप उसको मीठा करेंगे तो वो ब्रेक डाउन उसी तरीके से होगा, उसी तरह इंसुलिन की स्पाइक आएगी। और पाकिस्तान तो जो है ना वो टॉप रैंकिंग हो गया टाइप 2 डायबिटीज़ में। लेट्स ब्रेक अप दीज ड्रिंक्स नाउ। आपने कहा कि गुड़ या जैगरी जो है वो भी हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि वो सबसे अच्छा नेमुल बदल है, उससे तो कुछ होता ही नहीं है। हम पहले ज़रा बात कर लेते हैं, लेट्स से कि हम दिन का आगाज़ कर रहे हैं, और दिन का आगाज़ हम करते हैं कॉफ़ी से, और हम सोचते हैं कि यार कॉफ़ी ही तो है, तो चलिए आइए और तो चीनी पा दें, ठीक है। कितना ख़राब कर देते हैं हम इस ड्रिंक को, और कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारी बॉडी के लिए एक मीठी शक्कर वाली कॉफ़ी उसको डाइजेस्ट करना। कॉफ़ी के अपने जो बेनिफिट्स हैं ना, कैफीन के अपने बेनिफिट्स भी हैं, वो भी हम एक लिमिट में गए थे, वो आपने ली, ठीक है, स्टार्ट में। और जब वही बात है वाइट शुगर जब ऐड करते हैं ना, वाइट शुगर इज़ लाइक अ ड्रग। वो आपकी डोपामीन रिलीज़ करता है ब्रेन में। डोपामीन क्या होती है? हमें ऐसे एक जॉय की फीलिंग, हैप्पीनेस की फीलिंग देती है, तो हमें वो फिर किक चाहिए होती है दोबारा से। तो हमें इसीलिए मीठा पसंद भी आता है। और वाइट रिफाइंड शुगर तो डायरेक्ट वही जाके काम करती है आपकी। फिर अगर हम लोग गुड़ या शक्कर डालते हैं, जो हम समझते हैं उसमें गुड़ शक्कर जो है वो वाइट शुगर का ही, आप सोचें इट इज़ नॉट अ रिफाइंड फॉर्म बट इट इज़ द सेम थिंग। कज़न है उसका दूध का। हाँ, उसके ऊपर सिर्फ मोलासेस एक कोटिंग होती है जिसके थोड़े से न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होते हैं। तो लोग समझते हैं कि ये बेनिफिट जो हमें मिल रहा है तो इसके बाद हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो नुकसान उतना ही होगा क्योंकि इंसुलिन की स्पाइक उसी तरीके से आएगी और एक्सेस ग्लूकोज जो है आपका जाके उसी तरीके से लिवर में स्टोर होगा और उसी तरीके से आपका फैटी लिवर होगा। फिर फैटी लिवर के बाद क्या क्या टॉक्सिन्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, वो एक प्रोसेस चल पड़ता है। उसकी वजह से डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कार्डियोवैस्कुलर जितनी भी डिजीज़ हैं वो आना शुरू हो जाती है। सिर्फ यही नहीं, सबसे पहले तो मोटापा चलना शुरू हो जाता है। लोगों को ये नहीं पता कि मीठा जो है बेसिकली वो आपके मोटापे की मेन जड़ है। इसमें जो आप कंज्यूम करें वो हम एक्सर्शन नहीं है ना हमारा, हम कुछ भी खाते हैं, हम सिर्फ खाते हैं, एक्सर्शन नहीं होता जिसमें से सबसे उसको यूटिलाइज नहीं करते। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको ज़रूर ऐड करूँगी, मेरे पास बिल्कुल थिन लीन पेशेंट्स आते हैं जो बड़े कॉन्शियस होते हैं बट दे आर टेकिंग फ्रूट जूसेस बहुत लेते हैं। जो आप मशरूबात की बात कर रहे हैं, हम उसमें अब हमने ब्रेकअप किया, लेट्स अब हो गया, दिन का स्टार्ट कर दिया, हमने मीठी कॉफ़ी पी ली या हमने बेड़ा गर्क कर दिया। नाउ अब हम ज़रा दोपहर की तरफ जा रहे हैं, तो जी हमने थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करके उसमें जूस ऐड कर लेते हैं। 11 बजे हमने फ्रेश जूस, स्पेशली जैसे ऑरेंजेस आए हुए, मौसमी आए हुए, तो हम लोग कहते हैं कि जूस पी लेते हैं, अनार का जूस निकाल लिया। इतना गलत होता है क्योंकि जैसे वही बात है कि आपका फिजिकल कोई चेंज नहीं आया, आप थिन लीन है, आपने टेस्ट कराया, पता चला कि आपका जो लिपिड प्रोफाइल भी ख़राब है और आपका फैटी लिवर आ रहा है। वो मेरे पास आके कहते हैं डॉक्टर रीज हम तो इतना कॉन्शियस, हम तो फ्राइड चीज़ें नहीं खा रहे, तो हमारा फैटी, इसलिए बिकॉज आप जब फ्रूट जो शुगर निकालते हैं, आप किसी भी फ्रूट का जूस निकालते हैं, दैट इज़ प्योर शुगर। वो आपने बेसिकली पानी और चीनी पिया, आपने फाइबर जो मिनरल्स थे और विटामिन्स थे वो तो आपने डिस्कार्ड कर दिए। नाउ व्हाट इफ जो एक तो हो गए फ्रूट जूसेस और कुछ होते हैं कॉकटेल्स,
जिनमें सिरप ऐड होता है, ज़रा उस पर तो रोशनी फरमाइए। देखिए वही बात है कि फ्लेवर्ड चीज़ें हैं, उसमें एक तो प्रिजर्वेटिव्स होंगे, पैकेज वाली कोई भी चीज़ होगी वो आपकी बॉडी में जाके डायरेक्ट इन्फ्लेमेशन करेगी, टॉक्सिन्स बढ़ाएगी। हम लोग बेचते हैं विटामिन सी एडेड, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें एडेड हैं, तो आप ये, हालांकि जब भी आपने पैकेज वाली कोई चीज़ ली है वो जाके इन्फ्लेमेशन ज़रूर करेगी। और इन्फ्लेमेशन का ही मतलब है हम लोग आजकल जो कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल मेडिसिन करें। लाइफस्टाइल मेडिसिन में क्या है, हम लोग कहते हैं कि आपने बॉडी में से इन्फ्लेमेशन निकालने, जहाँ इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पे आपका रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ जाएगा। डायबिटीज़ तो हम बात ही करें, मैंने कहा ना हम तो टॉप पे आ गए, वो पाकिस्तान जो है उसने और कहीं रैंकिंग लेनी है ना लेनी है, डायबिटीज़ टाइप 2 में हम आ गए। वैसे अरीज, अगर हम बात करते हैं मीठे की, कुछ लोग कहते हैं जी दिमाग का काम बहुत है, तो मीठा नहीं खाया तो चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, स्पिन करने लगता है हमारा सर, राइट? तो फिर वो कुछ ना कुछ गुड़ का मुंह में गुड़ की डली मुंह में रख लेते हैं, या इस तरह की कोई चीज़ कि भाई ऑर्गेनिक तो है, बट लेकिन वही बात है कि वो तो पता नहीं वो गुड़ है भी ऑर्गेनिक के नहीं। Exactly. तो आप उसका कुछ नेमो बदल ऐसे बता सकती हैं कि इसकी जगह आप ये खाएं तो ये ज़्यादा हेल्दी और सेफ है? बिल्कुल, आप देखो अल्लाह ताला ने नेचुरली मीठा हमारे फलों में जो रखा है, जो फाइबर के साथ आप खाते हो, जो आप अगर खजूर खा लेते हो उसमें भी बहुत अच्छी जो है ना फाइबर की सोर्स होती है। फाइबर क्यों अल्लाह ताला ने फ्रूट के साथ, मीठे के साथ क्या काम था फाइबर का? इसलिए कि वो आपकी इंसुलिन को रेगुलेट करता है, स्टेबलाइज करता है। वंस यू हैव अ फ्रूट विद समथिंग जिसमें फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होगा, या आप दलिए के अंदर खजूरें डाल लो, अगर उसमें थोड़ा सा आपने हनी डालना है या गुड़ डालना है विद अ बिट ऑफ क्वांटिटी, वो आपको रेगुलेट करेगा इंसुलिन को। कितनी खजूरें ये भी बता दीजिए। लेकिन सुन्नत के लिहाज से एक डिफरेंट होता है, बट एज ए डॉक्टर जब मैं कहती हूँ कि आप दिन में 4 से 5 खजूरें ले लें डिवाइड करके, ये नहीं कि एक टाइम पे ही खा लें। इट्स अ बेस्ट प्री वर्कआउट एज वेल। अच्छा, फेसबुक पे क्वेश्चन आया है, ज़्यादा मशरूबात का इस्तेमाल, ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल, डज इट लीड्स टू कैंसर एज वेल? ऑफ कोर्स, देखिए मैंने कहा कि इन्फ्लेमेशन जहाँ होंगी रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ जाएगा। हम लोगों के कैंसर सेल्स किस पे ग्रो करते हैं? बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगस, ये किस पे ग्रो करते हैं? ये शुगर पे ग्रो करते हैं। तो जहाँ आपने मीठा ज़्यादा दिया वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी होगी और वहाँ पे रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ जाता है। और हम लोग तो कहते हैं कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में कॉमन होता है, फैमिली हिस्ट्री है, तो हम उनको डाइट ही ऐसी देते हैं जिसमें प्रोसेस्ड फूड्स हैं, शुगर्स हैं, एक्स्ट्रा जो भी हमें लगता है कि जिस चीज़ में हिडन शुगर्स भी होंगी हम निकाल देते हैं। तो मैं तो कहती हूँ पेशेंट्स को अगर आपने पैकेज की भी कोई चीज़ लेनी है तो उसमें देखें एडेड शुगर्स और नेचुरल शुगर्स का कंटेंट कितना है। जहाँ एडेड शुगर्स लिखी होगी वो नो है आपके लिए बिल्कुल। डॉक्टर साहबा, इसी में मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी सवाल। आजकल छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फ्रिजी ड्रिंक्स थमा दी जाती हैं, आपको पता है ना, बहुत सारे कोले पोले पता नहीं लाल नीली पीली जो ड्रिंक्स आ रही खाना होती हैं, उसके बगैर नहीं वो है, उसके बगैर हिलेंगे नहीं। मतलब अगर आप बाहर हैं, घर में हैं, माएँ शौक से बच्चों को दे देती हैं, अरे ये रो रहा है चुप हो जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बचपन से ही वो उनको खुद ही ख़तरनाक चीज़ें हाथ में थमा रही हैं। फिर बच्चे का लाइफस्टाइल जो है, वो जो बुनियाद है, बेसिक्स हैं कि माँ को चाहिए कि माँ उसको हेल्दी कोई चीज़ पकड़ाए, माँ ही उसको फ्रिजी ड्रिंक्स पे डाल रही है। ये कितना अनहेल्दी है। और माँ को क्या, आप ऐसी माँ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई ये मत पकड़ाएं, उसकी जगह आप ये पकड़ा दें? आप सिंपल सी बात है कि जब आप बच्चों को ऐसी ड्रिंक्स देते हो ना, आप ब्लड शुगर्स और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ तो एक है ही साइड इफ़ेक्ट्स, उनकी ग्रोथ इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि बच्चों के हार्मोन्स होते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन होता है या थायराइड होता है, उसकी वर्किंग ज़रूरी होती है कि उनकी हाइट अच्छी निकले, उनका मसल बिल्डिंग, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट हो। आपने यही सारी चीज़ें प्रेशर में डाल दी। हाइपर भी बहुत हो हाइपर तो इसलिए शुगर रश होता है ना, वो शुगर रश होता है। फेसबुक पे वी हैव गॉट अ क्वेश्चन, और इसको अपने क्वेश्चन के साथ भी ऐड कर देता हूँ, बिकॉज आई गेस रमज़ान इज़ ऑन द वर्ज एज वेल। इतना ज़्यादा करीब नहीं, बट करीब अब आता जा रहा है। सो ये शुगरी ड्रिंक्स हमारे जिस्म के बाकी अज़ा पे, जिसमें मैदा हो गया या बाकी हो गए, उस पर कितना असरअंदाज होता है? फॉर इंस्टेंस इफ़ वी आर फास्टिंग एंड वी आर फास्टिंग फॉर गुड 12-13 आवर्स, और उसके बाद छूटते ही सबसे पहली चीज़ हमने हड़प की है द फलां एंड द फलां, जो कलरफुल से मशरूबात जो कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। नॉट ओनली फिज़ी ड्रिंक्स ना, इट्स अबाउट फिज़ी ड्रिंक्स तो आप खाली पेट में, वो तो और ही मौत है, बट वो वाली चीज़ें जो कि राहत जाँ बख्शती है हमें, कितना ज़्यादा डेवस्टेटिंग है। एक तो जब आप इतनी फास्टिंग करते हैं ना, तो आपका स्टमक का जो पीएच होता है एसिडिक वैसे ही हो रहा होता है, एंड व्हेन वंस यू टेक दीज तो आपका एसिडिटी लेवल बढ़ जाता है। इसी वजह से देखेंगे रमज़ान में गैस्ट्राइटिस के बहुत केसेस आते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई, रिफ्लक्स स्टार्ट हो गया, हमें खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा। सेकेंडली, जब आप इस तरह की ड्रिंक आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ फास्टिंग यू टेक दैट, तो क्या होता है कि एकदम से शुगर रश, वही बात है, आपको लगता है कि बहुत एक्टिव हो गया, बट आफ्टर अ सर्टन टाइम, आधे घंटे के बाद आपको भूख लगती है और फिर हम गलत चीज़ें खाते हैं। वैसे ही रोज़ा रखा होता है, फिर
साइकोलॉजिकली यू फील कि मुझे और दोबारा रोज़ा रखना है, हाँ, तो वो आप गलत खाते हैं और एंड ऑफ द डे ये होता है कि ईद तक जो है वो कपड़े टाइट हो जाते हैं। तो ये नहीं करना आपने। और गैस्ट्राइटिस के इश्यूज़ जो आप चाहते हैं कि आपका रोज़ा अच्छा गुजरे, अगले दिन की सहरी आप करें और प्रॉपर्ली करें, तो आपको ये मशरूबात और उसी से कनेक्शन से देयर इज अनदर क्वेश्चन ऑन फेसबुक के फिर हम अगर तो ड्रिंक्स ना लें, ये वाली चीज़ें ना करें, तो इसका अब नाउ टॉकिंग अबाउट द रिप्लेसमेंट नॉट ओनली इन रमज़ान बट वैसे भी तो हम क्या इसको फिर एज अ रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं? इतनी ऑप्शंस हैं अभी आजकल, तो मैं कहती हूँ दिस इज़ लाइक द बेस्ट सीजन, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं। स्ट्रॉबेरीज़ की स्मूदीज़ आप बना सकते हैं बिकॉज यूर ब्लेंडिंग द फ्रूट विद द डेयरी। आप लो फैट डेयरी रखें, दूध और दही लो फैट चिकनाई हटा के लें, तो आप एक फिलिंग पूरी आपकी ड्रिंक बनेगी जो आपको फिल भी रखेगी एंड देन आपको सारे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। और उसमें और कुछ एडिटिव डालने की डालने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि खट्टी है स्ट्रॉबेरीज, यू कैन ऐड एन एप्पल विद इट ताकि उसका टेस्ट बैलेंस हो जाए। बट वो एक फ्रूट स्मूदी है जिसमें आपको हर चीज़ मिल गई, आपको फाइबर मिल गया, आपको मिनरल्स मिल गया, आपको डेयरी का फ़ायदा मिल जाएगा, यू कैन टेक दैट। सो लोगों को फ्रूट स्मूदी is better than a drink than a juice. Okay, Dr. Rish, we have got हमारे पास बस कुछ मिनट रह गए, उसमें कुछ रैपिड फायर करते हैं आपके साथ एंड दैट इज़ बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों के और वो उसमें सबसे पहला मिथ आपने सिर्फ यस नो करना है, ठीक है ना? तो पहला मिथ गुड़ चीनी से बेहतर है? नहीं। ओके, रेस्टोरेंट में अगर हम जाएं तो उसके साथ जब तक हम ड्रिंक नहीं लेते तब तक खाना हमारा पूरा नहीं होता? नहीं। ओके, चीनी नहीं है तो शहद का इस्तेमाल कर लें? नहीं। नो। देखिए शहद के भी अपने बेनिफिट्स हैं, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं, बट एंड ऑफ द डे आपको ग्लूकोज चाहिए होता है कि वर्किंग आपकी बॉडी की कैसी होनी है, कि आपकी क्योंकि जो आप कार्ब्स लेते हो ना वो डायरेक्ट जाके ग्लूकोज बनते हैं, प्रोटीन्स वगैरह ब्रेक डाउन होकर डिफरेंट फंक्शंस में यूज़ होते हैं। तो आपको कार्ब्स रोटी में भी मिल जाएंगे, दलिए में भी मिल जाएंगे, आप फ्रूट मंच कर लें उसमें भी मिल जाएंगे, गोश्त में भी हैं, दही में भी हैं, दूध में, अल्लाह ताला ने नेचुरली हर चीज़ में रखे हुए हैं। तो चीनी खाने का, मीठा खाने का कॉन्सेप्ट जो है ना वो फिर चले ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर रीश, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। आगे भी हम इसी तरह के रैपिड फायर करेंगे, मज़ा आया हमें तो, ठीक है। तो जनाब अली पाकिस्तानियों, देखिए ज़िंदगी में ठीक है कि मिठास हमारी कम है, लेकिन उस मिठास को पूरा करने के लिए बीमारियों को दावत मत दीजिए। ओकेजनली ठीक है, खजूर खा लें, किशमिश खा लें, वो ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में कुदरती मिठास लाएं रादर दैन के आर्टिफिशियल लाएं और फिर बीमारी को दावत दें। तो फिर अब इजाज़त है जी। बिल्कुल ऐसा ही है, शो का वक्त ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम हाजिर होंगे कल आपके सामने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।